बात करेंगे मऊ से। एक खबर है जहां एक नदी में मिले चांदी के शिवलिंग को स्थापित किया गया है। शिवलिंग को स्थापित करने से पहले पूरे विधि विधान से पूजा की गई। इसके बाद उन्हें मंदिर में स्थापित किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं लोगों की आस्था और श्रद्धा की। ये तस्वीरें हैं लोगों के विश्वास और भक्ति की। मऊ कोतवाली से जब चांदी के शिवलिंग को दूसरी जगह स्थापित करने का कार्यक्रम शुरू हुआ तो शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। कोतवाली में पहले पंडितों ने शिवलिंग का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक कराया, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। पूजा अर्चना के बाद कोतवाल मनोज सिंह ने चांदी के शिवलिंग को सिर पर रखकर रथ तक पहुंचाया, जिसके बाद महंत बाबा मेलाराम शिवलिंग लेकर रथ पर सवार हुए। उस दौरान पूरे इलाके में उत्साह का माहौल बन गया। गाजे बाजे के साथ जब शिव जी की सवारी निकली तो हर कोई भोले बाबा की जय करने लगा। सरयू नदी से मिले चांदी के शिवलिंग को श्री रजतेश्वर महादेव का नाम दिया गया, जिनकी बाबा मेलाराम लक्ष्मण घाट मंदिर में स्थापना की गई। इस दौरान दोहरी घाट थाने से लेकर घाट तक शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। मछुआरों को 16 जुलाई को 21 किलो वजन का चांदी का शिवलिंग मिला था, जिसके बाद पुलिस ने शिवलिंग को कोतवाली में रखवा लिया था। वाराणसी के पुरातत्व विभाग ने जांच पड़ताल के बाद शिवलिंग को स्थापित करने का फैसला लिया। उसके बाद शिवलिंग को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित कर दिया गया है। एबीपी गंगा के लिए मऊ से राहुल की रिपोर्ट। आजमगढ़ में पुलिस ने धर्म परिवर्तन करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये लोग जन्मदिन की पार्टी के नाम पर पहले पार्टी का आयोजन करते थे और फिर धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। आजमगढ़ के महाराजगंज कस्बे में जन्मदिन पार्टी के बहाने धर्मांतरण की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने आधा दर्जन आरोपी महिलाओं को मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि धर्मांतरण कराने वालों ने पहले बर्थडे पार्टी का आयोजन किया और फिर धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को प्रेरित किया, जिनके मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया। कस्बा महाराजगंज में कुछ व्यक्तियों द्वारा बर्थडे पार्टी की आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के छानबीन की गई तथा मौके से 6 महिलाओं को हिरासत में लिया गया, जिनके कब्जे से बाइबल, प्रार्थना सभा की पुस्तकें तथा अन्य साहित्य बरामद हुए। मौके पर पहुंची पुलिस को देखते ही कुछ लोग वहां से खिसक लिए, लेकिन तलाशी के दौरान कुछ धार्मिक पुस्तकें और ऐसी कॉपियां मिली जिनमें धार्मिक बातें लिखी हुई थी। पुलिस अब मामले से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश में भी जुट गई है। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से खुर्रम की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सावन महीने में मुहर्रम भी शुरू हो गया है। इसे लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस अब धर्म गुरुओं से, लोगों से शांति की व्यवस्थाओं पर बातचीत कर रही है। अलीगढ़ में मुहर्रम को लेकर प्रशासन ने धर्म गुरुओं और आम लोगों के साथ बैठक की, जिसमें प्रशासन ने ताजिया निकालने के लिए जरूरी निर्देश दिए। प्रशासन ने लोगों से शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। साथ ही लोगों से अफवाह और झूठी खबरों पर ध्यान न देने को कहा। जिस तरह से करते आ रहे हैं पूरे देश में होता है, अलीगढ़ में भी उसी तरह होगा। जैसे ट्यूबलाइट या इस तरह की चीज़ें हैं, उसके लिए दुकानदारों को भी मना किया गया सख्ती से, और लोगों को भी हर मीटिंग में भी बताया गया, अनाउंस भी होगा कि उसको ना यूज़ करें।
जिससे नुकसान होना है और किसी को चोट लग जाए बेवजह जो है वो माहौल ख़राब हो, तो ट्यूबलाइट वगैरह पे सख्ती रहेगी। बाकी रूट हमारे जो भी ट्रेडिशनली तय हैं, कौन से ताजिया कहाँ से उठ के किधर जाना है, किस दिवस में जाना है, वो सारी चीज़ें हैं लिखा पढ़ी में हैं, डिस्कस हैं और सभी थानों को पता है। यहाँ पर क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे आखिरी दिन, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो ड्यूटी वगैरह होती है उसका भी असेसमेंट किया गया है, उस हिसाब से ड्यूटी लगाई जाएगी। यूपी सरकार की गाइडलाइन पर जिला प्रशासन धार्मिक नेताओं से लगातार चर्चा कर रहा है, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन की पहल का आम लोग भी स्वागत कर रहे हैं। जो पुराना चला रहा है तकरीबन 50-60 साल से वही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। 2 साल के बाद ये जुलूस निकल रहा है। कोरोना की वजह से 2 साल ताजिए नहीं निकल पाए थे। ऐसे में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में कोताही नहीं बरतना चाहती है। एबीपी गंगा के लिए अलीगढ़ से प्रदीप की रिपोर्ट। सबसे पहले बात सावन की, तो सावन का आज तीसरा सोमवार है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है। शिव भक्त भगवान भोले के जल अभिषेक के लिए कतार में लगे हैं और शिव के जयकारों और मंदिरों की घंटियों से माहौल भक्तिमय है। बिल्कुल आयुषी, देखिए कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद ये पहले सोमवार है जब भक्त बड़ी संख्या में भोले बाबा को जल अर्पित कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं वो भस्म आरती महाकाल उज्जैन से है आपके सामने। मंत्रों की गूंज के बीच भस्म से बाबा के श्रृंगार की ये तस्वीर महाकाल से उज्जैन से। जाप और इस गूंज के बीच महाकाल का श्रृंगार भस्म आरती की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां भोलेनाथ का एक रूप ये भी है और उसे सजाते भी हैं भस्म से। सावन के महीने में इसकी मान्यता और भी बढ़ जाती है। तो जहां पूरे देश में शिवालयों में बम बम भोले की गूंज है, तो वहीं महाकाल की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। तो देखिए सावन का महीना चल रहा है और किस तरीके से रौनक आज सोमवार के दिन दिखाई दे रही है मंदिरों में। तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए 3 सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। वाराणसी से नीतीश पांडे हैं, आगरा से नितिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं और देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नीतीश, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कहाँ आप इस वक्त मौजूद है और किस तरीके का उत्साह वहां पर नजर आ रहा है सोमवार के दिन। आज तो सावन का तीसरा सोमवार है और आज दर्शन और इसके साथ भक्ति का सागर काशी में उमड़ा हुआ है। आप देखिए ये कांवरिया भक्त है और हर हर महादेव का उद्घोष भी आपके कानों तक पहुंच रहा होगा। काशी के हर कड़ पे ये जो नारा है हर हर महादेव का, वो गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो कांवड़िया भक्त हो, महिला कांवड़िया हो, पुरुष हो, सभी बाबा की भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। गोदौलिया चौराहे से लेकर अगर बात करें तो गेट नंबर 4 यानी ज्ञानवापी द्वार तक हर तरफ आपको भीड़ दिखाई देगी और आज भीड़ कुछ ज़्यादा है। 3 कतारें लग गई हैं भक्तों के और कारण ये बताया जा रहा है कि गंगा द्वार, जो कि गंगा की ओर से दर्शन का द्वार था, वहाँ पर गंगा का पानी बढ़ गया है। इसकी वजह से दर्शन कहीं ना कहीं इसी रास्ते से कराया जा रहा है। और देखिए ये कांवड़िया भक्त है, आपको पूरी तरह से कतारबद्ध होकर दर्शन करते हुए दिखाई देंगे और इसके लिए प्रशासनिक इंतजाम भी किए गए हैं। अगर बात करें तो गोदौलिया चौराहे की ओर आने के जो भी रास्ते हैं हर ओर आपको बैरिकेडिंग दिखाई देगी। जो यहाँ के जो स्थानीय सेवक लोग हैं वो यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीड़ को मेंटेन करना ज़रूरी है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से घाट की ओर
पानी भरा हुआ है, गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए सावधानी को बरतें और दर्शन को भी पूरा करें। आप देखिए यहाँ पर अलग अलग अंदाज में कोई महाकाल की टी शर्ट पहने हुए भक्त दिखाई देगा, त्रिपुंड लगाए दिखाई देगा और हर हर महादेव बोल बम का उद्घोष काशी में गूंज रहा है। ये जो भीड़ है वो ब्रह्म मुहूर्त से ही लगी हुई है, भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। जो कांवड़िया भक्त हैं वो दर्शन कर रहे हैं और प्रशासनिक इंतजाम आपके सामने। आप देखिए पुलिस के जवान यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया है, इसके साथ कमांडो का दस्ता भी तैनात किया गया है। तो एक बार और तस्वीरें विशेष ज़रा सा पीछे की दिखाएं। आप देखिए यहाँ पर जो कांवड़िया भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं। तो कितना उत्साह है आज के दिन के? बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा उत्साह है। आज दर्शन करके जाएंगे। तीसरा सोमवार है। हाँ, तीसरा सोमवार। वो सोमवार भी ऐसी ही भीड़? ऐसे ही भीड़ था। कैसे कैसे? आज आपने पहले गंगा स्नान किया? पहले गंगा स्नान किए, फिर लाइन में लगे हैं। 3 घंटा से लाइन में लगे हैं, चौथा घंटा होने वाला है। फिर यहाँ से फिर घर जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? मतलब आप जलाभिषेक बस। और कांवड़िया भक्त आप लोग यहाँ पर दर्शन करके फिर कहाँ? फिर घर जाएंगे। इनसे पूछिए आप भी यहीं नीतीश, दर्शन- कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचना आए कहाँ है? से? इलाहाबाद। प्रयागराज से आए। प्रयागराज से मतलब पैदल चले या फिर वाहन के? वहाँ से आए। वाहन से। जी, सब वाहन वाले। अच्छा, जो कांवड़िया भक्त है वो जलाभिषेक के लिए निकलते हैं, तो वो कैसे? पहले प्रयागराज फिर यहाँ कैसे? हाँ, पैदल आते हैं वो। शाम को वहाँ सवेरे स्नान करेंगे, शाम को निकल जाएंगे। जी सर, भी हाथों में जल का लोटा लिए हुए इंतजार कर रहे हैं। जी, बाबा पर जल ढालने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बाबा पर जल चढ़ाने के लिए। तो लता आप देखिए चारों तरफ ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होगी और ये जो पूछिए कांवड़िया भक्त है पूरी तरह कहाँ से से जयकारे चले हैं, लगाते कितना हैं। पदयात्रा किया और आज जब काशी में है तो क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत बुरी। कहाँ से चले हैं आप? मैं लंका से। बनारस के? हाँ, बनारस का ही। आप बताइए कहाँ से आए? प्रयागराज। प्रयागराज से। हाँ। मतलब संकल्प आप लोग जब लेते हैं तो कहाँ स्नान किया? संगम से स्नान करके फिर काशी? तो देखिए आज नीतीश जो तस्वीर दिखाई दे रही है, तीसरे सोमवार होने के नाते आज काशी वालों ने भी रुख किया है कि अपनी ही काशी में लाइन में लग करके बाबा के दर्शन करें और लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन आगरा का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय भी मौजूद है क्योंकि कांवड़ियों का जो रेला है वो पश्चिमी यूपी के बहुत बड़े हिस्से को कवर करके पहुंचता है हरिद्वार। क्या व्यवस्थाएं और अब तीसरे सोमवार में पुलिस प्रशासन कितनी निश्चिंत दिखाई दे रही है कि लगभग यात्रा सही ढंग से पूरी हो रही है। स्नेहता शिवालयों में बम बम भोले की गूंज है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राचीन राजेश्वर जो महादेव मंदिर है उसमें किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ कहा जाए भगवान भोले के जो भक्त हैं वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। हालांकि पहले और दूसरे सोमवार को आगरा में विशेष तौर पर शिवालयों में भीड़ देखने को मिलती है। आज कैलाश महादेव मंदिर है, वहाँ मेला लगा हुआ है, रूट डाइवर्जन किया गया है। लेकिन राजेश्वर महादेव मंदिर जहाँ पहले सोमवार को मेला लगता है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में सुबह सुबह श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तो आप समझा जा सकता है आगरा वो शहर है जहां आगरा के चारों कोनों पर प्राचीन और सिद्ध बड़े शिवालय हैं। कहते हैं कि भगवान भोले महादेव आगरा की रक्षा करते हैं और ऐसे में सुबह सुबह जो कहा जाए तमाम जो श्रद्धालुगण हैं पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं और लगातार प्रशासनिक इंतजाम रहते हैं। और आज आगरा में चूँकि कैलाश मंदिर में आज एक बड़ा मेला लगता है इसलिए यहाँ लोकल हॉलीडे भी रखा गया है और उस पूरे इलाके को वहाँ रूट डाइवर्जन भी किया गया है और NH पर यानी नेशनल हाईवे पर आज ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, शहर में वाहन नहीं आ सकेंगे। तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा बड़ी भीड़ आगरा के खासकर कैलाश मंदिर में देखने को मिलेगी। राजेश्वर मंदिर में इस समय क्या माहौल है? हमारा मैं देश आपको मेलों दिखा रहा वाला हूं। देश है बड़ी जहाँ संख्या पर में वक्त पर हर चीज को मनाने के लिए अच्छे गेट टुगेदर के लिए एक अच्छा सा मेला होता है और उसकी रौनक और हर जगह के हिसाब से लोकेलिटी के हिसाब से बदली हुई दिखाई देती है। बहुत खूबसूरत है। देहरादून का रुख करेंगे, पंकज के पास चलते हैं। पंकज कहाँ मौजूद है, क्या देख पा रहे हैं, क्या जानकारी? इसलिए तो मैं देखिए सनातन धर्म मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ शिवालय में तमाम जो भक्त हैं वो भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं क्योंकि आज डबल संयोग बन रहा है। पहला ये है कि आज गणपति जी के समर्पित विनायक जो व्रत है वो भी रखा जाता है और माँ भगवती माँ पार्वती और शंकर भगवान को खुश करने के लिए तमाम शिवालयों में जलाभिषेक भी किया जा रहा है। और मंदिर में देखेंगे आप तो तमाम जो शिव भक्त हैं वो आज पहुँचे हुए हैं। तीसरा सोमवार है आज, लेकिन पहला जो सोमवार था जब 18 तारीख और 25 तारीख को जब पहला और दूसरा सोमवार पड़ा
था, उस वक्त शिवालयों में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि उस वक्त शिवरात्रि भी थी। 26 तारीख को शिवरात्रि थी और उससे पहले जब पहला सोमवार था 18 तारीख को, उस दौरान काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, वो शिव भक्त हैं, वो जलाभिषेक के लिए पहुँच रहे थे। लेकिन क्योंकि आज भी डबल संयोग है और भगवान शंकर की आराधना के लिए आप देखेंगे तो तमाम जो भक्त हैं वो शिव की आराधना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। शिवालयों में लगातार जो शिव भक्त हैं उनकी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और ये देखिए बेलपत्र, फल, फूल और दूध, दही से लगातार ये शुभ माना जाता है कि भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाए तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और आप देखेंगे तो तमाम शिवालय में जो भक्त हैं वो लगातार भगवान शिव के लिए जलाभिषेक कर रहे हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। और ये हमारी सनातन धर्म की परंपरा भी है, जब भगवान शिव की आराधना का वक्त आता है, यानी कि सावन का जब वक्त आता है, श्रावण मास आता है, तो शिवालयों में इसी तरह से तमाम भक्तों का जो जमावड़ा है वो लग जाता है। अलग अलग मंदिर हैं यहाँ, जितने भी देहरादून है, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, चारों धामों की बात आती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की भी बात आती है, तो तमाम श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो उत्तराखंड की ओर लगातार बढ़ता है। माँ गंगा से जल लेने के लिए तमाम जो शिव भक्त हैं वो हरिद्वार पहुँचे थे और 4 करोड़ के करीब शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अलग अलग जगहों पर शिवालय गए थे। देखिए शिवरात्रि से पहले आप देखेंगे तो हरिद्वार में किस तरह से तमाम शिव भक्तों की भीड़ थी, वो सब ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। और यही एक आस्था का सैलाब है, वो आज भी शिवालयों में लगातार उमड़ रहा है। प्रदेश भर में इसी तरह से तमाम शिवालयों में तमाम श्रद्धालु कहीं ना कहीं देवभूमि के लिए खास इसलिए भी हो जाता है। कांवड़ यात्रा समाप्त हो गई है और उसके बाद भी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। एक बार फिर से नीतीश का रुख करते हैं। नीतीश, किस तरीके के इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? क्योंकि देखिए अगर हरिद्वार के बाद बात की जाए तो काशी में विशेष तौर पर नजारा देखने को मिलता है सावन के महीने में, तो किस तरह, क्योंकि और 2 साल के बाद जो भक्त हैं वो बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं, खुद वहां पर मौजूद रह के, तो किस तरीके का उत्साह जो कांवड़िए हैं, जो वहां पर श्रद्धालु हैं, उनमें देखने को मिल रहा है? देखिए इस बार श्री काशी विश्वनाथ धाम की भव्य तस्वीर भी सामने है, कांवड़िया भक्त भी हैं और इसके साथ अगर जो इंतजामों की आपने बात की है तो आप देखिए चारों तरफ आपको प्रशासनिक इंतजाम दिखाई देंगे। जो यहाँ पर दिव्यांग श्रद्धालु हैं उनको भी ले जाने के लिए यहाँ पर साइकिल की व्यवस्था की गई है ताकि वो अपने दर्शन को पूरा कर सकें, उसके लिए सेवादार लगाए गए हैं। और प्रशासन की जो टीम है, प्रशासन की टीम लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों से अपील कर रही है कि आप लोग यहाँ पर सुरक्षा को अपनाए रहें और हर तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आप देखिए अवधेश जी भी सामने हैं, तो सुरक्षा के इंतजाम कितने पुख्ता? सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरह से पुख्ता हैं। कहीं कहीं पर पब्लिक के दबाव के कारण बैरिकेडिंग टूटने की सूचना है, लेकिन उसको तुरंत नियंत्रित कर लिया गया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारा सुविधापूर्वक ढंग से दर्शन कराया जा रहा है। केवल एक असुविधा हो रही है, बाढ़ का पानी भर जाने के कारण जो घाट पर असुविधा हुई है। बाढ़ के पानी की वजह से घाट पर पहले पब्लिक बहुत फैल जाती थी, श्रद्धालु वहाँ 3-4 हज़ार श्रद्धालु दाहिने बाएं फैल जाते थे तमाम घाटों पर। अब वो सब घाट की वजह से सड़क पर आ गए हैं जी। घाट की ओर और अगर बात करें तो गोदौलिया चौराहे मंदिर के रास्ते की ओर चारों ओर बैरिकेडिंग के यहाँ पर आप लोगों ने व्यवस्था की है, ये क्या है? बैरिकेडिंग से पब्लिक जा रही है, सीधे मंदिर तक जा रही है, सभी चारों द्वारों से प्रवेश कराया जा रहा है। केवल एक भैरव घाट बंद है जो गंगा द्वार नया वाला बना है, बाकी सरस्वती फाटक, ढूंढीराज गणेश, मैदागिन, गोदौलिया सभी द्वारों से प्रवेश दिया जा रहा है और दर्शन सुविधापूर्वक ढंग से हो रहा है। अब तक 1,20,000 आदमी दर्शन कर चुका है। अनुमान कितना? 1,20,000 1,20,000 अब तक दर्शन कर चुके हैं। और अनुमान कितना है? कब तक? अनुमान जितना शाम तक देखा जाएगा कितने बढ़ते हैं। आज भीड़ तो कुछ ज़्यादा लग रही है, 200। हाँ, दूसरे सोमवार की अपेक्षा आज भीड़ ज़्यादा है। तो देखिए 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया है और आपको जो भीड़ है वो 2 सोमवार की अपेक्षा, जिस तरह से 2 सोमवार की जो भीड़ मैं आपको दिखाता रहा हूँ, बताता रहा हूँ, इस बार भीड़ थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अनुमान है कि आज जो आंकड़ा है वो 5 लाख को भी पार कर सकता है श्रद्धालुओं का दर्शन का जो आंकड़ा है। तो आप देखिए आपको यहाँ पर जो आस्थावान भक्त है, क्योंकि 2 साल बाद जो बाबा के भक्त हैं उन्हें भी मौका मिला है काशी विश्वनाथ पहुंचने का और खुद वहां पर मौजूद रह के दर्शन करने का। अब आपको दिखाएंगे मसूरी के कैंपटी फॉल की तस्वीरें, वो तस्वीरें जो हैरान करती है। यहाँ अचानक से जलस्तर बढ़ गया और कैंपटी फॉल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बिल्कुल, यहाँ कैंपटी फॉल में जल स्तर बढ़ने को लेकर प्रशासन और पुलिस ने अलर्ट जारी किया था। कैंपटी फॉल को सुरक्षा की दृष्टि से खाली भी कराया गया था, लेकिन जिस कैंपटी फॉल के खूबसूरत नज़ारे को लेने के लिए लोग जाते हैं उसका रौद्र रूप भी आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर लोगों को आगाह किया गया कि अचानक से जल स्तर बढ़ने के बाद
शांत सा दिखने वाला झरना कैंपटी फॉल जो सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए सुकून देता है, उसकी आवाज लोगों को डराने के लिए काफी है। आसपास लोगों को भी सूचित किया गया है। उफान पर नदियां बह रही हैं और इन दिनों न्यार नदी उफान पर है। इसी वजह से कई चीजें सामने आ रही हैं। जगह जगह पूरे उत्तराखंड की तस्वीरें तो हम आपको दिखाते ही हैं, लेकिन जरा कैंपटी फॉल का ये मंजर देखिए। जिस तरीके से, जिस वेग से ये झरना बह रहा है, ये लोगों को डरा रहा है। हालांकि प्रशासन ने अपना काम कर दिया था, वक्त रहते लोगों को सूचित किया था कि अचानक से जल स्तर बढ़ने के बाद कैंपटी फॉल में बहुत सारा पानी आएगा और ऐसा मंजर होगा। तो सुरक्षा के दृष्टि से तो सब ठीक है, लेकिन यही वो कैंपटी फॉल है जो बड़ा सुकून देने वाला शांत सा झरना होता है। और इधर पौड़ी में बारिश के कारण इन दिनों न्यार नदी उफान पर बह रही है और अब इसी में एक गाय तेज बहाव में फंस गई, जिसे काफी मशक्कत के बाद स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला है। तस्वीरें आप देखिए, न्यार नदी की तस्वीरें हैं। नदी नाले उफान पर हैं बारिश के चलते और कैसे जो ये गाय है नदी के तेज बहाव में ये फंस गई, जिसके बाद जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने गाय का रेस्क्यू किया और उसे बाहर निकाला है। पौड़ी की ये तस्वीरें हैं। पौड़ी में भी जो तमाम नदियां हैं वो अपने उफान पर हैं और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो ये गाय है ये पानी में फंस गई। देखिए, उत्तराखंड आने जाने और उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को आज सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आज और कल उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, तो उत्तराखंड के 7 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और इन 7 जिलों में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर भी शामिल हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 3 अगस्त से उत्तराखंड में भारी बारिश से राहत मिल सकती है। चलिए, मौसम विभाग के अलर्ट पर नजर है हमारी, इसीलिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी पंकज राणा का। देहरादून से आज जो भी अपडेट होगी रिफ्रेश करके जारी की गई होगी। पंकज, क्या पता चल रहा है, कहां-कहां कौन-कौन सा अलर्ट है? इसलिए तो देखिए, पूरे प्रदेश भर में आज और कल येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल ही शाम को पूरे प्रदेश भर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था। खासकर पर्वतीय जिलों में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग को कहा गया है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को सतर्क मोड पर रखा जाए, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार प्रदेश भर में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो आफत है वो लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है। पर्वतीय जिलों में कई जगह से इस तरह की तस्वीरें आई है जहाँ पर लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आवाजाही में बहुत बड़ी दिक्कतें आई हैं। कई जगह लैंडस्लाइड से सड़कें ब्लॉक है, तो कई जगह इस तरह की भी सूचनाएं आई हैं कि कई लोगों को अपने घरों से निकलने में दिक्कत हो रही है। तो इस तरह की लगातार सूचनाएं हैं। मौसम विभाग ने ये कहा है कि 1 अगस्त और 2 अगस्त को प्रदेश भर में येलो अलर्ट जारी रहेगा। इसमें देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और टिहरी, इसके साथ बागेश्वर, अल्मोड़ा, ये जिले शामिल किए गए हैं जहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ ही 3 अगस्त को कहा गया है कि मौसम कुछ साफ हो सकता है, लेकिन 3 अगस्त के लिए मौसम विभाग अलग से अलर्ट जारी करेगा, अलग से फिर से पूर्वानुमान जारी करेगा कि 3 अगस्त के बाद प्रदेश भर में मौसम का मिजाज किस तरह का रहने वाला है। नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से मैदानी क्षेत्रों में भी दिक्कतें बढ़ी हैं। तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में अलग अलग जगहों में कई जगह दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि जो लोग भी घरों से निकलने पर विचार कर रहे हैं इन 2 दिनों के लिए, उन्हें थोड़ा सा अपना वक्त टालना पड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में जब मौसम साफ हो तब वो यात्रा करें। वहीं देखिए, मौसम के अलर्ट के बाद चारधाम यात्रा पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। जो संख्या पहले हजारों में जा रही थी वो अब सैकड़ों में आ गई है। चारधाम यात्रा में संख्याओं का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। यात्रियों की संख्या नाममात्र के बराबर हो गई है, क्योंकि मौसम लगातार पूर्वानुमान जारी कर रहा है। पूर्वानुमान की वजह से जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे सतर्क रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले से ही व्यवस्थाएं को दुरुस्त नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ऐसे मौसम का जब सिलसिला शुरू होता है, जब मानसून शुरू होता है, तो उस वक्त लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल कह सकते हैं कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के साथ सभी जो विभाग की टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर हैं और सभी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की तैयारी पूरी है, लोगों को भी सतर्क रहने की यहाँ पर जरूरत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस की। सियासत पर आते हैं तो उत्तराखंड कांग्रेस जल्द ही भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी में है और इस तिरंगा यात्रा को लेकर आज हल्द्वानी में बैठक खुली है।
बिल्कुल, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की तैयारी को लेकर हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में एक बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के साथ कुमाऊं मंडल के विधायक और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी। उत्तराखंड भाजपा के नए अध्यक्ष के तौर पर महेंद्र भट्ट की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है और आज देहरादून में बीजेपी महेंद्र भट्ट को लेकर एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन करेगी। बिल्कुल, तो दिल्ली के परेड ग्राउंड में भाजपा प्रदेश कार्यालय तक भाजपा स्वागत रैली निकालेगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता महेंद्र भट्ट का स्वागत करेंगे। बिल्कुल, अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा महेंद्र भट्ट के भव्य स्वागत की तैयारी में है। दोपहर 2 बजे ये रैली शुरू होगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत भव्य तरीके से किया जाएगा, एक रैली निकाल करके किया जाएगा। ऐसी तैयारियां हैं बीजेपी खेमे में। और वहीं आज उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में राज्यपाल गुरमीत सिंह सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो मुलाकात करेंगे। तो दिल्ली दौरे पर राज्यपाल हैं। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है राष्ट्रपति भवन में जब उन्होंने मुलाकात के लिए लिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, और इसके साथ ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी। दोपहर 12 बजे का वक्त लिया है उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात करने का। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको दे दें, देहरादून से है। खाद्य तेलों में मिलावट पर नकेल कसने की तैयारी अब की जा रही है। प्रदेश भर में आज से मिलावट को रोकने के लिए छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। रेस्टोरेंट, तेल कंपनियों, तेल विक्रेताओं पर छापेमारी की जाएगी। तो ये बड़ी कार्रवाई आज से की जाएगी। प्रदेश भर में आज से मिलावट को रोकने के लिए ये छापेमारी अभियान की शुरुआत की जाएगी प्रशासन की तरफ से। रेस्टोरेंट, तेल कंपनियों और तेल विक्रेताओं पर छापेमार कार्रवाई होगी। तो आज से 14 अगस्त तक ये छापेमारी अभियान चलेगा और मिलावट को रोकने के लिए फिलहाल प्रशासन की तरफ से इस अभियान को चलाया जाएगा। आज से इसकी शुरुआत होगी। जो तमाम रेस्टोरेंट हैं, तेल कंपनियां हैं और तेल विक्रेता हैं उन पर छापेमार कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, रेस्टोरेंट, तेल कंपनी, तेल विक्रेताओं पर नजर है इस वक्त विभाग की कि कहीं भी किसी तरीके से मिलावटखोरी ना किया जाए, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इसी मद्देनजर एक खाका तैयार किया गया है। जहां जहां से जैसा जैसा इनपुट मिला है उस हिसाब से अब विभाग के पास एक ब्यौरा है। बस इंतजार है तो पहुंच करके छापेमारी का, और जैसे सैंपल लिया जाएगा, सैंपल को लैब भेजा जाएगा और जहां कहीं भी गड़बड़ी मिलेगी नकेल कसा जाएगा। और यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने कई लोगों को पूछताछ के लिए देहरादून बुलाया था। पूछताछ के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और मामले में दीपक शर्मा और आरक्षी अम्बरीश गोस्वामी गिरफ्तार किए गए हैं। बिल्कुल, और परीक्षा लीक मामले में अभी तक 36 लाख रुपए भी बरामद किए जा चुके हैं। देखिए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए कैश इन्वेस्टमेंट का भी खुलासा हुआ है। अभी तक पेपर लीक मामले में कुल 11 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। बीते रोज पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने कुमाऊं में दबिश दी थी, जिसमें 12 लोगों को बुलाया गया, पूछताछ किया गया, हिरासत में लिया गया। इसके बाद ये मान करके चल रहे हैं कि आगे और खुलासे हो सकते हैं। कहां-कहां से तार जुड़े हैं, ये पूरा नेटवर्क कब से सक्रिय था और इसमें कितने मेंबर्स हैं, ये तमाम चीजें अब खंगाली जा रही हैं। धरपकड़ जारी है। देखिए, कुमाऊं से भी गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में लेके पूछताछ जारी है। ये पूरा मामला अब जांच बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और एक एक करके खुलासा हो रहा है। जहां जानकारी ये मिली है कि करोड़ों रुपए तक हेर फेर लेन देन का ये मामला है। इसमें दीपक शर्मा की अरेस्टिंग हुई है, जिससे जो है 35,89,000 भी बरामद हुए, जो विभिन्न परीक्षार्थियों द्वारा जो है कमीशन के तौर पर पेपर देने के नाम पर कलेक्ट किए गए थे। साथ ही साथ आरक्षी अम्बरीश गोस्वामी की भी अरेस्टिंग हुई है, जो काशीपुर में नियुक्त था और वो भी पेपर इस लीक माध्यम में जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसने भी कैंडिडेट को अपने गांव के क्षेत्रों से उसमें लाके पेपर को दिया गया था। खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां गांव में विकास के लिए आए पैसे में बंदरबाट की बात सामने आई। यह मामला हुसैनपुर मजारा मुटकाबाद ग्राम सभा का है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में विकास काम के नाम पर बोर्ड तो लगा दिए गए, लेकिन विकास का काम हुआ नहीं।
और बिल्कुल नालियों की सफाई के लिए 50,000 रुपए खर्च दर्शाया गया है, जबकि नालियों की सफाई का काम भी नहीं हुआ है और अभी भी नालियों में गंदगी जमा है। मामले की शिकायत एसडीएम से की गई है और पूरे मामले में अब जांच की बात की जा रही है। सिर्फ कागजों पर ही ये काम नजर आ रहा है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखें तो आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर क्या जमीनी हकीकत है। गंदगी का ढेर जगह जगह लगा हुआ है। सफाई तो यहाँ हुई नहीं, बोर्ड लगा लिया अपना, बोर्ड लगाने के बाद अपना परमिट करा लिया और क्या चाह रहा उन्होंने। हाँ भाई, नाली की सफाई नहीं हुई, नाली की सफाई कोई नहीं हुई। खंड विकास अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं और इस प्रकार की जो शिकायत है उसकी विधिवत जांच की जाएगी। यदि किसी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जिसके नाम उनके द्वारा अगर उसमें सही तरीके से काम नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी और पुनः उनसे जो धनराशि दी गई उसके अनुरूप कार्य कराए जाएंगे। और इधर काशीपुर में पाबंदी के बावजूद भी पॉलिथीन का इस्तेमाल हो रहा है। शहर में खुलेआम दुकानदार पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए व्यापारियों का कहना यहाँ पर यह है कि सरकार अगर सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाती है, उसे लगाना है तो उसका उत्पादन बंद कर देना चाहिए। बात तो सही है कि अगर जड़ से अगर खत्म करना है इस समस्या को तो जहां से उत्पादन हो रहा है उसे बंद कीजिए, क्योंकि ऐसे मार्केट में ब्लैक में पन्नी मिल रही है और घूम फिर के ढाक के 3 पात वहीं पहुंच रहे हैं जहां से शुरू किया था। प्लास्टिक जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। व्यापार मंडल भी इसके खिलाफ है, व्यापार मंडल के लोग भी और व्यापारी वर्ग भी इसके खिलाफ है। लेकिन हमारा सरकार से ये कहना है कि जो भी कोई ये नियमावली लागू करते हैं तो उसमें छोटे दुकानदार और आम जनता पिसती है। हमारा सरकार से यह कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करना है तो जहां फैक्ट्री में इनका उत्पादन हो रहा है और सरकार को इस समय सारी जानकारी है, पहले वहां से बंद कराया जाए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हटाए गए हैं। डीके ठाकुर और विजय सिंह मीणा को वेटिंग में डाला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को हटाया गया है। डीके ठाकुर और विजय सिंह मीणा को वेटिंग में डाला गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डीके ठाकुर और विजय सिंह मीणा को वेटिंग में डाला गया है। कानपुर और लखनऊ के जो पुलिस कमिश्नर है उन्हें हटाया गया है। क्या कुछ कारण अभी रहे हैं और इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि फिलहाल दोनों ही कमिश्नर्स को हटा दिया गया है और इसी के साथ डीके ठाकुर और विजय सिंह को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर कानपुर और लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है, ये बहुत बड़ा एक्शन है। दोनों बड़े शहर जहां एक राजधानी तो एक औद्योगिक नगरी के नाम पे जानी जाती है, कानपुर लखनऊ दोनों ही जगहों के पुलिस कमिश्नर हटा दिए गए हैं। डीके ठाकुर विजय सिंह मीणा को वेटिंग में डाला गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। एसपी शिरोडकर को नया नाम भी देखिए सामने आ गया, हम आपके सामने रख रहे हैं। लखनऊ और कानपुर के पुलिस कमिश्नर हटाए गए हैं। ज्यादा जानकारी सहयोगी विवेक के पास है। विवेक, ये बहुत बड़ी खबर है जिस तरीके से राजधानी औद्योगिक नगरी के कमिश्नर को हटाया गया। क्या क्या इनपुट थे, इनकी जगह जिनको लाया गया है उनकी क्या खासियत है? देखिए, कानपुर पुलिस कमिश्नर को हटाने की बात तभी से चल रही थी जब वहां पर नमाज के दौरान हिंसा हुई थी, अगनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी। तभी से उनका नाम चर्चा में था कि इनको हटाया जा सकता है। हालांकि उस समय डीएम हटा दिए गए थे, लेकिन कमिश्नर को हटाने की बात रुक गई। कुछ विचार किया जा रहा था कि कौन अधिकारी आएगा। वास्तव में अगर हम देखें तो आईपीएस, सीनियर आईपीएस जो सीनियर लेवल पे हैं, एडीजी लेवल पे हैं, उनकी कमी है प्रदेश में, इसलिए जो अधिकारी थे वो नहीं मिल रहे थे। और कानपुर पुलिस कमिश्नर के रूप में बीपी जोगदंड का आना, अगर हम देखें तो पिछले कई साल से बीपी जोगदंड एक ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार शंटिंग में हैं, लगातार हाशिए पर रहे हैं। अब उनको इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना, ये बीपी जोगदंड के लिए एकदम आश्चर्यचकित करने वाला फैसला होगा कि उनको अचानक कानपुर कमिश्नर के रूप में तैनात। हालांकि वो रह चुके हैं कानपुर में बतौर डीआईजी, कई साल पहले बतौर डीआईजी रह चुके हैं, तैनात रहे हैं, लेकिन दोबारा से उनको शंटिंग से निकाल कर यहाँ पर पोस्ट करना उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। लखनऊ कमिश्नर की बात करें डीके ठाकुर की, तो उनका कार्यकाल एक
2.25 साल के आसपास लगभग उनका कार्यकाल हो गया था। तो हालांकि ऐसी कोई शिकायत नहीं थी उनके खिलाफ, क्योंकि अभियान भी जो उन्होंने माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, तमाम जो रिकवरियां की हैं, संपत्तियां जब्त की हैं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी लापरवाहियां जो होती हैं, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को नहीं पकड़ पाए। भी हालिया अगर हम देखें तो कोर्ट ने लगातार कहा, उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाए, पेश नहीं कर पाए। ये छोटी सी असफलता होती है, लेकिन चूंकि 2.25 साल का कार्यकाल किसी भी अधिकारी के लिए एक जिले में होना एक अच्छा कार्यकाल माना जाता है। और उसके बाद उनके तबादले को मेरा अनुभव अगर आप कहेंगे तो एक रूटीन प्रक्रिया मेरे लिए ये है, बहुत ज्यादा वो उनकी शिकायतें नहीं थी चूंकि। तो सबसे खास बात ये एसबी शिरोडकर को उनकी जगह लाया गया है। एसबी शिरोडकर एक शानदार पुलिस अधिकारी हैं और अभी तक वो यहाँ अभिसूचना यही इंटेलिजेंस में तैनात थे और इंटेलिजेंस की जरूरत भी है। हम लगातार देखें तो इंटेलिजेंस फेल्योर हो रहा है। तो कुल मिलाकर के विवेक ये कहा जा सकता है, कानपुर के लिहाज से देखा जाए तो जिसकी पकड़ कानपुर पे अच्छी है उसको जिम्मेदारी दी गई है, भले ही अगर 1-2 लापरवाही है उसे इग्नोर किया गया है, और लखनऊ के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और ऐसे में देखना होगा कि अब नए तरीके से नए अधिकारियों के हाथ में 2 बड़े शहरों की कमान आती है और क्या कुछ चीजें बदलाव के तौर पर नजर आएंगी। बात करेंगे कन्नौज की। यहाँ एक पिता न्याय की आस में 5 दिन से अपने बेटे की कब्र पर बैठा है और उसकी रखवाली कर रहा है। बेटे की मौत के बाद पिता का ये भी आरोप है कि उसके जिगर के टुकड़े की हत्या की गई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच के निर्देश दे दिए। आंखों से बहते ये आंसू एक पिता की बेबसी के हैं। मां को अपने बेटे की जुदाई है तो बहनों को अपने भाई के खोने का गम। कन्नौज के रहने वाले जहांगीर ने कभी सोचा भी न था कि उसके ऊपर आफत का पहाड़ टूट पड़ेगा और जिंदगी में ऐसा भूचाल आएगा जो सालों तक दर्द और जख्म दे जाएगा। दरअसल जहांगीर के बेटे की 5 दिन पहले मौत हो गई थी। पिता का आरोप है कि स्कूल में पिटाई की वजह से उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि स्कूल के टीचरों ने कमरा बंद कर बेरहमी से उसकी पिटाई की थी। मेरे बच्चा को डंडन ते मारो, एक आपस बंद कर मेरे बच्चा के पूरे शरीर उकालो, कद्दो पीछे कहूँ जगह काली नहीं है, हथरियां काली कद्दई है। जहांगीर का बेटा दिलशान 23 जुलाई को स्कूल गया था। आरोप है कि चोरी का इल्जाम लगाकर उसकी स्कूल में पिटाई की गई, जिससे अगले दिन उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिलशान की मौत की वजह टीबी बताई गई है, लेकिन उसका परिवार स्कूल पर हत्या का आरोप लगा रहा है। भैया कमरा बंद करके मास्टर ने मारो, मेरे लाग मेरे कमरा बंद करके मारो 3 लोगों ने। जहांगीर पिछले 5 दिनों से अपने बेटे की कब्र की रखवाली कर रहे हैं। उन्हें डर है कि आरोपी उनके बेटे की कब्र से छेड़छाड़ कर सकते हैं। ऐसे में वो डीएम से लेकर एसपी तक सबसे बेटे का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की गुहार लगा चुके हैं। मृतक का नियमानुसार पंचनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाए गए हैं तथा मृत्यु का कारण क्रोनिक लंग डिजीज है। इस प्रकार पिटाई और मारपीट से मृत्यु की बात असत्य पाई गई है। इस प्रकरण में अग्रिम जांच गहराई से की जा रही है। प्रशासन के आश्वासन के बाद परिवार को उम्मीद है कि उनके बेटे का दोबारा पोस्टमार्टम होगा और दोषियों को सजा मिलेगी जो उसकी मौत के दोषी हैं। साथ ही उनके बेटे को इंसाफ भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।